गांधी टोपी और जवाहर बास्केट भारत के पारंपरिक परिधानों की बात हो और इन दोनों नामों का जिक्र ना हो, ऐसा शायद ही कभी होता है। आज भी देश भर में लाखों लोग इस हाफ जैकेट को पहनते हैं और आम बोलचाल में इसे जवाहर बास्केट कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, देश भर में प्रसिद्ध हाफ बाहों वाली ये जैकेट पहली बार उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पहाड़ के जंगलों में बिखरे रहने वाले पिरुल, जिसे आज अक्सर जंगल की आग की वजह माना जाता है, और कंडाली, भांग, भीमल और रामबांस जैसी वनस्पतियों से तैयार किया गया था। इतना ही नहीं, इस जैकेट ने आगे चलकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब आखिर उत्तराखंड के एक साधारण से गांव में शुरू हुई ये पहल राष्ट्रीय पहचान कैसे बन गई? कैसे पहाड़ों में उगने वाले पिरुल से पहली बार ये जैकेट बनी थी? कैसे ये वनस्पतियां केवल कपड़े बनाने का साधन नहीं रही, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता की उम्मीद भी बनी? और क्या आज भी उत्तराखंड की प्रकृति में इतनी ताकत छिपी है कि वो यहाँ के लोगों की तस्वीर बदल सके? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की इस वीडियो में। आज उत्तराखंड के जंगलों में फैला हुआ चीड़ का पिरुल अक्सर जंगलों में लगने वाली आग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कंडाली को लोग बिच्छू घास कहकर उससे दूरी बनाकर रखते हैं। वहीं भीमल, रामबांस और भांग जैसी वनस्पतियां भी ज्यादातर लोगों की नजर में सिर्फ साधारण पौधे हैं। लेकिन पौड़ी गढ़वाल के असवाल सिंह पट्टी के सेरो गांव में जन्मे अमर सिंह इन वनस्पतियों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते थे। उनका मानना था कि अगर इन पौधों से मजबूत रेशा निकाला जा सकता है तो उनसे कपड़ा भी बनाया जा सकता है। इससे न केवल स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि पहाड़ के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इसी सोच ने उन्हें लगातार कोशिश करने के लिए प्रेरित किया और आखिरकार कई सालों की मेहनत और शोध के बाद उन्होंने पिरुल और दूसरे कई स्थानीय वनस्पतियों से रेशा निकालकर कपड़ा तैयार किया। इन्हीं रेशों से उन्होंने एक खास तरह की बिना बाहों वाली जैकेट बनाई। बाद में ये जैकेट देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भेंट भी की गई। माना जाता है कि नेहरू जी के इसे पहनने के बाद ये जैकेट लोगों के बीच जवाहर बास्केट के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। अब क्या है ये पूरी कहानी? इसे जानने से पहले अमर सिंह रावत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमर सिंह रावत जी का जन्म 13 जनवरी 1892 को पौड़ी गढ़वाल के असवाल सिंह पट्टी के सेरो गांव में हुआ था। उनका जीवन किसी बड़ी प्रयोगशाला या तकनीक संस्थान में नहीं, बल्कि पहाड़ के एक साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता। शुरुआती दिनों में उन्होंने क्लर्क की नौकरी की और साथ में दर्जी का काम भी सीखा। जीवन के लगभग 20 साल उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बिताए, जहां उन्हें नई नई चीजें सीखने और समझने का मौका मिला। साल 1926 में जब वो अपने पैतृक गांव लौटे, तब उनके मन में एक लक्ष्य था, उत्तराखंड के स्थानीय संसाधनों को रोजगार और आत्मनिर्भरता का आधार बनाना। उनका मानना था कि पहाड़ के लोगों को विकास के लिए बाहर के संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने ग्रामीण जीवन को ज्यादा सुविधाजनक बनाने और स्थानीय संसाधनों से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए लगातार प्रयोग करने शुरू किए। अमर सिंह रावत ने अपने घर का नाम ही स्वावलंबन सदन रख दिया था। ये केवल एक घर नहीं, बल्कि उनके विचारों और सपनों का केंद्र था। यहाँ वो आसपास के गांवों के युवाओं के साथ मिलकर काम करते थे। वो स्थानीय खेती, जंगलों, खनिजों और जल संसाधनों से जुड़ी पारंपरिक जानकारी, उपलब्ध साहित्य और तकनीकी ज्ञान का अध्ययन करते थे और फिर सोचते थे कि इनका उपयोग लोगों की आजीविका बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। अपने शोध और प्रयोग के आधार पर उन्होंने कई सरल लेकिन उपयोगी तकनीकों का विकास किया। उन्होंने सूत काटने के लिए ज्यादा सुविधाजनक चरखा बनाया, पंचचक्कियों और पवन चक्कियों के नए मॉडल तैयार किए और ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप कई और उपकरण विकसित किए। उनकी खास बात ये थी कि वो केवल आविष्कार करके नहीं रुकते थे, बल्कि लोगों को इन उपकरणों को बनाने और उनका उपयोग करना भी सिखाते थे। यही कारण था कि उनके प्रयोग धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रिय होने लगे और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा जो पहाड़ के संसाधनों में ही पहाड़ के विकास का रास्ता देखता था।
अमर सिंह रावत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो उन चीजों में भी संभावनाएं खोज लेते थे जिन्हें आम लोग बेकार या साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते थे। उन्होंने सबसे पहले उन स्थानीय पौधों पर ध्यान केंद्रित किया जिनमें प्राकृतिक रेशे पाए जाते थे। पहाड़ में मिलने वाले वनस्पतियों से मजबूत रेशा निकालने के लिए उन्होंने लगातार प्रयोग शुरू किए। खासकर कंडाली का रेशा अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल लंबे समय से सीमित ही होता रहा था, लेकिन अमर सिंह रावत ने इसे व्यवस्थित रूप से कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने इन पौधों से रेशा निकालने, उसे साफ करने, सुखाने, काटने और धागे में बदलने की अलग अलग तकनीकों पर सालों तक प्रयोग किए। धीरे धीरे उनकी मेहनत सफल होने लगी और वो ऐसे धागे तैयार करने लगे जिनसे कपड़ा बनाया जा सकता था। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस दौर में स्थानीय वनस्पतियों से वस्त्र निर्माण के बारे में बहुत कम लोग सोचते थे। उनके प्रयोगों का सबसे खास और अनोखा पहलू था चीड़ के पिरूल का इस्तेमाल। आज भी ज्यादातर लोग पिरूल को केवल जंगलों में बिखरी हुई सूखी पत्तियों के रूप में देखते हैं, जो गर्मियों में आग फैलाने का कारण बनती है। लेकिन अमर सिंह रावत ने पिरूल में भी एक संभावित संसाधन देखा। उन्होंने इसे दूसरे प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर कई प्रयोग किए और इससे वस्त्र तैयार किए। उस समय ये विचार इतना नया और असाधारण था कि जो भी उनके प्रयोगों के बारे में सुनता या उनके बनाए उत्पादों को देखता तो आश्चर्यचकित रह जाता था। उनके लिए पिरूल केवल जंगल का कचरा नहीं था, बल्कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला एक संसाधन था। इन्हीं प्रयोगों के दौरान उन्होंने भीमल, भांग, कंडाली, सेमल, खगशा, मालू और चीड़ जैसी वनस्पतियों से धागा और कपड़ा तैयार किया। खास बात ये थी कि उन्होंने चीड़ के पिरूल से एक ऊनी बास्केट भी बनाई। इन्हीं बास्केटों में से एक उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी भेंट की थी। नेहरू जी को ये बास्केट बहुत पसंद आई थी और इसके बाद से ही अमर सिंह रावत ने इसका नाम जवाहर बास्केट रख दिया। उसके बाद साल 1940 में नैनीताल में आयोजित एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में अमर सिंह रावत अपनी टीम और अपने उत्पादों के साथ शामिल हुए। वहां उन्होंने कंडाली, पिरूल और रामबास जैसे स्थानीय वनस्पतियों से बने कई उत्पाद प्रदर्शित किए। इनमें बास्केट, कमीज, टोपी, मफलर, कुर्ता, दस्ताने, मौजे और जूते जैसी चीजें शामिल थी। इस प्रदर्शनी में मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति सर चीनू भाई माधोलाल भी आए थे। अमर सिंह रावत के काम से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके इन उत्पादों को बनाने की तकनीक और पूरी योजना को 1 लाख रुपये में खरीदना चाहा। साथ ही उन्होंने अमर सिंह रावत को मुंबई आकर उनके साथ काम करने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन अमर सिंह रावत का सपना सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाना नहीं था। वो चाहते थे कि ये उद्योग उत्तराखंड में लगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके बाद उन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में ही इस काम को आगे बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित करने के प्रयास जारी रखे। साल 1926 से 1942 के बीच अमर सिंह रावत लगातार इस कोशिश में जुटे रहे कि पहाड़ों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है। वो नई नई तकनीकों और उत्पादों पर प्रयोग करते रहते थे। उनका घर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से कम नहीं था, जहां हर समय कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश चलती रहती थी। अपने विचारों और आविष्कारों को सिर्फ कागजों तक सीमित रखने के बजाय वो उन्हें व्यवहार में उतारना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी तक लगा दी। धीरे धीरे उनके प्रयोगों में इतना धन खर्च हो गया कि उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होने लगी, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। उनका सपना था कि उत्तराखंड के गांवों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ऐसा उद्योग विकसित हो जो स्थानीय लोगों को रोजगार दे और पहाड़ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए। आज पूरी दुनिया पर्यावरण अनुकूल उत्पादों, प्राकृतिक रेशों और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ रही है। कंडाली जैसे नेचुरल फाइबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं और नेचुरल फाइबर्स से बने कपड़ों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अमर सिंह रावत की सोच हमें ये याद दिलाती है कि जिन संभावनाओं पर दुनिया आज चर्चा कर रही है, उन्हें उत्तराखंड के एक दूरदर्शी व्यक्ति ने लगभग 1 सदी पहले ही पहचान लिया था।
जवाहर बास्केट की कहानी केवल एक परिधान की कहानी नहीं है। ये उत्तराखंड की प्रकृति, स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता की सोच की कहानी है। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने उन वनस्पतियों और संसाधनों में संभावनाएं देखी जिन्हें ज्यादातर लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते थे। उन्होंने चीड़ के पिरूल में उद्योग की संभावना देखी, कंडाली में रोजगार का अवसर देखा और पहाड़ के जंगलों में भविष्य की तस्वीर देखी। उनका सपना केवल कपड़ा बनाना नहीं था, बल्कि स्थानीय संसाधनों के आधार पर एक आत्मनिर्भर पहाड़ का निर्माण करना था। विकास का रास्ता बाहर से आने वाले संसाधनों में नहीं, बल्कि अपनी धरती, अपने जंगलों और अपने लोक ज्ञान में छुपा हुआ है। पहाड़ों में जंगल केवल लकड़ी, घास, ईंधन का स्रोत नहीं है। ये जंगल यहाँ की संस्कृति, आजीविका, जल स्रोतों और भविष्य की नींव है। हिमालय की गोद में फैले ये वन सदियों से लोगों को भोजन, चारा, औषधियां, रेशे और जीवन जीने के अनगिनत साधन देते आए हैं। आज भी इस राज्य की बड़ी आबादी किसी न किसी रूप में वन संसाधनों पर ही निर्भर है और विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा उनके सतत विकास की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन संसाधनों को केवल उपयोग की वस्तु मानेंगे या फिर उन्हें अवसर में बदलने की कला भी सीखेंगे? क्योंकि प्रकृति तभी तक उदार रहती है जब तक उसके साथ संतुलन और सम्मान का रिश्ता बना रहे। जंगलों का संरक्षण और उनके संसाधनों का समझदारी से उपयोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज जब दुनिया टिकाऊ विकास, प्राकृतिक फाइबर, हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की ओर बढ़ रही है, तब उत्तराखंड के जंगलों में छिपी संभावनाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। हो सकता है कि आने वाले सालों में इन्हीं जंगलों से नए उद्योग जन्म ले, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और पहाड़ के गांवों को आत्मनिर्भरता का नया रास्ता मिले। पिरूल, कंडाली और दूसरे वनस्पतियों की तरह मिलने वाला रिंगाल भी उत्तराखंड में प्लास्टिक को कम करने और पहाड़ी जीवन की संजीवनी के तौर पर देखा जाता है। अगर आप बांस के फायदे और पहाड़ में कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक बांस उत्तराखंड और उत्तराखंडियों की तस्वीर बदलने का दम रखता है। इसी के साथ हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप पिरूल, बांस, कंडाली जैसे वनस्पतियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।